और ए क्लास। तो हमारे पास आज जो है वी अगेन हैव बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, लेक्चर नंबर 7 हमारे पास है। उसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने जो प्रीवियसली जितना भी ओवरलुक किया था वो हमने वाटर का एक तो हमने देख लिया था, हमने मेटाबॉलिक रिएक्शंस देख लिए थे, कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। वाटर हम बेसिकली कवर कर चुके थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हमने सिंथेसिस देख लिया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज कैसे होते हैं और उनको तोड़ा कैसे जाता है। हमने डिफरेंट चीज़ों के मोनोमर्स पढ़ लिए थे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मोनोमर्स क्या होते हैं, उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। आज जो हम बात करेंगे, आज हम जनरली अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कार्बन से। कि पिछली क्लास के अंदर हमने ये चीज एक कॉमन बहुत ऑब्जर्व करी थी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स हमारे पास बन रहे थे, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की क्या दी गई थी। हर जगह यही लिखा हुआ था कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन का एटम मौजूद हो एज अ बेसिक एलिमेंट। कार्बन का एटम जो है वो बेसिक एलिमेंट के तौर पे मौजूद हो और उस कार्बन के एटम से कुछ हाइड्रोजन जुड़े हुए हो और कुछ दूसरे ग्रुप जुड़ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे पास बेसिक जो एलिमेंट हो वो किसका हो, कार्बन का होना चाहिए। तो आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कार्बन ही हमारे पास वो क्यों होता है। तो इसका डिस्कशन हम आज इस टॉपिक के अंदर करेंगे कि हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट होता है उसको कार्बन ही क्यों लिया जाता है। कोई और सा एलिमेंट हम उसके अंदर सेलेक्ट नहीं कर सकते, कोई सा भी एलिमेंट हम उसके अंदर ले सकते हैं। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स में सिर्फ कार्बन को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है कि उसको एज अ बेसिक एलिमेंट लिया जाए। तो इस चीज को अगर हम डिस्कस करें तो इस चीज में हमारे पास आएगा कि कार्बन के अंदर हमारे पास क्या होता है। कार्बन हमारे पास बहुत ही यूनिक एलिमेंट होता है। क्यों कार्बन हमारे पास यूनिक इसलिए होता है, एक तो वो लाइट वेट होता है, ठीक है, उसका इतना ज्यादा वेट नहीं होता। कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनका वेट भी ज्यादा हो जाता है। कार्बन जो होता है, कार्बन के अंदर हमारे पास इतने ज्यादा हमारे पास वेट नहीं होते। अच्छा, हाइड्रोजन का पूछा था आपने, तो हाइड्रोजन का भी आगे क्लियर हो जाएगा जब हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की बॉन्डिंग कैसे होती है, फैट्स की बॉन्डिंग कैसे होती है, उसमें हाइड्रोजन भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो बच्चे वैसे भी पूछते हैं कि जब ये स्टेटमेंट दी जाती है, जब डेफिनेशन ये बोली जाती है, या फिर जब आपको डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि बेसिक एलिमेंट कार्बन का होना चाहिए, तो कुछ बच्चे ये सवाल भी पूछते हैं कि भाई कार्बन का एलिमेंट क्यों होना चाहिए बेसिक हमारे पास, हम नाइट्रोजन ही ले सकते, हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हम हाइड्रोजन ही ले सकते। तो इसका रीजन हमारे पास ये होता है कि भाई एक तो कार्बन हमारे पास लाइट वेट होता है, उसका वेट इतना ज्यादा नहीं होता। तो उसका वेट हमारे पास किस तरीके का होता है, उसके अंदर हमारे पास उसका एटॉमिक वेट हमारे पास 6 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमारे पास उसका 6 होता है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 हमारे पास होता है। तो वो ये एक एवरेज वेट है हमारे पास, ठीक है, इतना कोई ज्यादा वेट भी नहीं है और बहुत कम वेट भी नहीं है, एक नॉर्मल सा वेट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक और चीज, हमारे पास क्या चीज होती है कि इसका जो आउटर शेल हमारे पास होता है ना, इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, अब हम आपने केमिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लासेस आप लोगों ने ली होंगी, आप लोगों को पता होगा कि वैलेंसी क्या होती है, आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। आप लोगों की चीजें ज्यादा बेहतर पता होंगी क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री के भी कोर्सेज लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा जी, पता है ये सारी चीजें। तो कार्बन के अंदर जो हमारे पास क्या बेसिक चीज होती है कि उसका जो आउटर शेल होता है ना कार्बन का, हमारे पास कार्बन के आउटर शेल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी एटम को एक नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, एक स्टेबल स्टेट में आने के लिए, जब वो रिएक्शन करे या किसी चीज से कंपाउंड बनाए या किसी और मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को जोड़े, तो उसको जुड़ने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसको अपना ऑक्टेट शेल पूरा करना होता है। ऑक्टेट से मुराद उसको अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए है वहां पे। तो इधर हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन के पास क्या पावर होती है कि वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ले सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 4 मौजूद है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अगर उसे बॉन्ड बनाना है किसी एलिमेंट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के ऊपर -4 का चार्ज लगाया जा सकता है क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है अपने पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज होती है, जब भी वो कार्बन हमारे पास कोई इसलिए हमारे पास कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना,
कार्बन की वैलेंसी, हम जब भी कार्बन का बॉन्ड बनाते हैं, कहीं पे भी हमारे पास अगर एलिमेंट के अंदर आप देख लें कार्बन लिखा हो, तो कार्बन के साथ हमेशा 4 लाइनें होती है। क्यों? क्योंकि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। एक इस यहाँ इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो वो चारों से हमारे पास बॉन्ड बना सकता है कार्बन, इसलिए हमारे पास कार्बन जो होता है एक बेसिक एलिमेंट बन सकता है। अच्छा, बेसिक एलिमेंट और रीजन हमारे पास क्या होते हैं एज अ बेसिक एलिमेंट कार्बन को लेने के हमारे पास? एक तो इसके पास हमारे पास ये हो गया कि 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमारे पास ये चीज होती है कि 2 तरीके के हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी अच्छे से पढ़ा होगा कि एक हमारे पास होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक हमारे पास होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। अगर कोई एलिमेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख ले, ठीक है, कंप्लीटली दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन उठा के अपने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल ले, तो वो आयोनिक बॉन्डिंग कहलाई जाती है, जो कि नाइट NaCl हमारे पास एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड एग्जांपल है। उसके अंदर सोडियम क्या करता है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन उठा के अपने पास शेल में डाल देता है, ठीक है, बल्कि सॉरी, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन के शेल में डाल देता है ताकि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और सोडियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना बचे। तो उससे हमारे पास क्या होता है, आयोनिक बॉन्डिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे पास होता है इन कंपैरिजन टू, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास किस तरीका होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। कि अगर एक एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एलिमेंट के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, आपस में वो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब वो चारों इलेक्ट्रॉन्स आपस में दोनों अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और अगले वाले एलिमेंट का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी 8 आ जाएंगे एक तरीके से और इसके पास भी 8 आ जाएंगे, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो तब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मकसद ये भी होता है कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लॉक हुई हुई होती है, तो अगर वो बॉन्ड टूटेगा तो काफी सारी एनर्जी भी निकलती है, ठीक है, तो वो बॉन्ड हमारे पास आगे चल के यूजफुल हो जाता है, तो इसलिए भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाए जाते हैं। कार्बन जो हमारे पास होता है वो टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये तो हमने पढ़ लिया पीछे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए कार्बन हमारे पास जो होता है वो एज अ बेसिक एलिमेंट इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर बना लेता है एक आसानी से। चार चार उसके पास 4 वैलेंसीज हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर आसानी से बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मीथेन गैस है, ठीक है, इसके अंदर कार्बन है, चारों पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर हमारे पास लीनियरली कोई हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स है, तो मेरे पास क्या हुआ, आसानी से एक चेन बन गई और एक ये प्रॉपर सा एक शेप बन जाता है, ठीक है। ये कार्बन लगे हुए हैं, उसके बाद लाइनों से मेरे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। कोई ऊपर नीचे मेरे पास कोई चीज नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, एक सीधा सीधा मेरे पास एक चेन आसानी से बन जाती है। अगर मेरे पास ब्रांच होना है तो ब्रांच भी आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन की अगर एक सीधी चेन जा रही है तो एक कार्बन जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल के दूसरी चेन भी बना सकता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसियां होती है, तो वो आसानी से बाहर निकल के हमारे पास दूसरा चेन भी बना सकता है। कार्बन जो होता है वो साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जाए, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा चौथे से और चौथा जो है वो पहले वाले कार्बन से जुड़ जाए, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसियां होती हैं, तो वो एक वक्त में 4 चीजों से जुड़ सकता है, तो इसलिए वो साइक्लिक भी बना लेता है। इसलिए हमारे पास कार्बन जो होता है वो बेसिक एलिमेंट लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास कार्बन जो होता है वो आराम से एक स्ट्रक्चर या फिर एक बैकबोन आसानी से बना सकता है। यही अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को ले लिया जाता तो ऑक्सीजन तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ऑक्सीजन के पास 4 बॉन्ड की तो जगह ही नहीं होती, ऑक्सीजन तो मैक्सिमम सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन को अगर ले लेते, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन को अगर ले लेते तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और यहाँ पे बैकबोन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन सकता आपके पास। इसलिए कार्बन को हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है वो आइडियल स्ट्रक्चर हमें बना के देता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड करे। कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 4 वैलेंसी है, तो क्या पता वो एक एलिमेंट से पूरी की पूरी 2 वैलेंसियां फुल कर दे। तो अगर वो एक ही एलिमेंट से 2 वैलेंसियां फुल कर रहा है तो वो मेरे पास डबल बॉन्ड बना लेगा, या फिर वो मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। आ गया समझ? ओके गुड, अच्छी बात है। तो ये मेरे पास हमारे पास ये हो गया कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना देता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है हमारे पास, ठीक है, डिपेंडिंग के सामने कौन सा एटम है उसके पास। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है और डबल बॉन्ड भी बना लेता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और कार्बन ने एक एक हाइड्रोजन से जोड़ा हुआ है।
ओरिजिनली कार्बन के पास 4 वैलेंसियां होती हैं, तो कार्बन ने दूसरे कार्बन से 2 वैलेंसियां तो कंप्लीट कर ली, बाकी बच गई 2 और वैलेंसियां, तो वो एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। ठीक है, तो 4 वैलेंसियां कंप्लीट हो गई, 2 इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 4 कंप्लीट हो गई। उसी तरीके से ये वाला कार्बन जो था, इसने भी 2 इधर बना ली, एक इधर और एक इधर बना ली, इसकी भी 4 कंप्लीट हो गई। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को देखता हूँ, तो उसने एक वैलेंसी इधर कंप्लीट कर ली अपनी हाइड्रोजन के साथ, बाकी 3 वैलेंसियां उसने दूसरे कार्बन के साथ कंप्लीट कर ली अपनी, तो इन ओवरऑल हमारे पास 4 ही कंप्लीट। तो ये हमारे पास जब भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड बनता है या अगर हम खुद बनाते हैं, तो हमें ये चीज जहन में रखनी होती है कि हर एलिमेंट की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। कार्बन के अंदर अगर 4 वैलेंसी है, तो चारों वैलेंसियां फुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, चौथी को खाली छोड़ दिया। खाली नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई एलिमेंट लगेगा वहां पे। ये चीज हो गई। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया कि कार्बन हमारे पास क्यों होता है। अब अगर हम क्लियरली बात करें, तो हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हमने 4 पढ़े थे, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड, तो इनके हमारे पास क्या मोनोमर्स होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं हमारे पास, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास चीज है, पहला हमारे पास जो टॉपिक है, वो है प्रोटीन्स का। ठीक है, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन्स हमारे पास क्या चीज होती है, मैंने आपको पहले क्लास के अंदर ही बताया था कि प्रोटीन्स मेरे पास किस तरीके से बनते हैं, जब मेरे पास काफी सारे अमाइनो एसिड होते हैं। अब ये सारे के सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमें पता है पॉलीमर है, तो पॉलीमर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मोनोमर चाहिए होता है। कोई ना कोई मोनोमर हमें चाहिए होता है, वो मोनोमर्स आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं हमारे पास। तो उसी तरीके से अगर प्रोटीन मेरे पास एक पॉलीमर है, तो वो प्रोटीन को जुड़ बनने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ मोनोमर्स चाहिए होंगे, तो वो मोनोमर्स मेरे पास अमाइनो एसिड की फॉर्म में होते हैं। वो मोनोमर्स हमारे पास अमाइनो एसिड बन जाते हैं। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जब हमारे पास होते हैं ना, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हमारे पास हो गए, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हमारे पास जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो जुड़ने के बाद एक पर्टिकुलर हमारे पास एक पॉलीमर बनाते हैं। तो प्रोटीन्स हमारे पास क्या चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमंस के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स हमारे पास सबसे जरूरी कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक सेल की बात करें, तो उस सेल के अंदर तकरीबन हमारे पास जो 50% वेट होता है ना, वो प्रोटीन्स का होता है। ड्राई वेट की अगर मैं बात करूं, नेचुरली तो सेल हमारे पास 70 to 90% पानी होता है। जो 10% मेरे पास जो मास बचता है ना सेल का, उस 10% के अंदर आधा जो होता है वो प्रोटीन का ही होता है हमारे पास। तो इतनी अहमियत रखता है प्रोटीन हमारे लिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे पास सबसे जरूरी होता है। प्रोटीन हमारे पास सबसे अबंडेंट फॉर्म में होता है, क्योंकि प्रोटीन हर चीज में इन्वॉल्व है। हमारी स्किन के अंदर, हमारे नेल्स के अंदर, हेयर के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारे हर मॉलिक्यूल के अंदर तकरीबन हमारे पास प्रोटीन काफी ज्यादा इन्वॉल्व हुआ होता है। तो इसलिए प्रोटीन हमारे पास बहुत ही एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, प्रोटीन की हमारे पास जो टर्म है वो सजेस्ट करी थी हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे। एक 1838 में साइंटिस्ट थे बर्जीलियस के नाम से, इन्होंने प्रोटीन की टर्म हमारे पास सजेस्ट करी थी। और हमारे पास एक डच केमिस्ट थे, जी जे मर्डलर। ठीक है, इन्होंने 1883 के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कवर किया था कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको स्टडी करना जरूरी होता है। अच्छा, प्रोटीन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना हमारे पास, अगर मैं प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, तो प्रोटीन्स के अंदर कार्बन तो होगा ही होगा, क्योंकि कार्बन बेसिक एलिमेंट है। उसके अलावा मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा। ये 4 बायो एलिमेंट्स मेरे पास प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसी तरीके से मेरे पास प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। जी, प्रोटीन बिल्कुल अमाइनो एसिड से ही बनता है हमारे पास। प्रोटीन्स हमारे पास जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड हमारे पास मोनोमर्स है। तो काफी सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, तो इसका मतलब काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। ये 4 बायो एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली ये 4 ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी फॉस्फोरस भी जुड़ा हुआ होता है, या फिर कभी कभी सल्फर भी जुड़ा हुआ होता है, कभी कभी, हर वक्त नहीं। लेकिन जो हम ओरिजिनल स्टेट की अगर बात करें प्रोटीन की, तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट से ही हमारे पास प्रोटीन बन जाता है। अमाइनो एसिड, प्रोटीन नहीं, अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये चीज हमारे पास हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स हमारे पास जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास
इन प्रोटीन्स के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व हुई है, एक एलिमेंट है हमारे पास नाइट्रोजन। अब क्योंकि हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन है, तो इसलिए इन प्रोटीन्स को हम क्या कह सकते हैं, ये प्रोटीन्स हमारे पास नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है उनको अगर डिग्रेड किया जाए या फिर उनको अगर तोड़ा जाए तो उनसे हम यूरिया बना सकते हैं, यूरिक एसिड बना सकते हैं। उनसे हमारे पास हमारा वेस्ट मटेरियल जनरेट हो सकता है अगर उनको तोड़ा जाए तो। ये चीज हमारे पास हो गई बात। तो सर इनकी अरेंजमेंट होती है अमाइनो एसिड की, बेटा आगे ये डिस्कस करेंगे हम डिटेल में ये पूरा डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, वो किस तरीके से प्रोटीन बनाते हैं, ये पूरा आगे लिखा हुआ है पैराग्राफ्स में। अच्छा, ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब हमें ये चीज पता है कि प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। हर चीज का फंडामेंटल जो हमारे पास होगा वो प्रोटीन होगा। अगर मैं आपका एक बाल देख लूं तो उसके अंदर भी बेसिक एलिमेंट जो होगा वो प्रोटीन ही मेरे पास होगा। वो काफी सारे प्रोटीन्स मिलके आपका एक बाल बनाएंगे, आपका नाखून बनाएंगे, आपका हाथ पैर बनाएंगे, आपकी स्किन बनाएंगे, ठीक है। ये चीज हमारे पास हो गई। अच्छा, अब पहला जो हमारे पास पार्ट है प्रोटीन के अंदर, उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। हमने ये तो देख लिया कि लिविंग सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का भी कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से प्रोटीन बन जाता है और वो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है, नहीं। कोई छोटी छोटी चीजें मिलके हमारे पास प्रोटीन बनाएंगी। तो वो चीजें क्या होती हैं, वो चीजें हमारे पास होती हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड हमारे पास मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। काफी सारे मोनोमर्स मिलके हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। अब वो कैसे हमारे पास बनते हैं, ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, ये अमाइनो एसिड्स आपस में अगर मैं बनाऊं कि ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है, तो ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसी एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इस बॉन्ड का नाम मेरे पास होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड अगर कहीं पे भी आपके लिखा हुआ है, कहीं पे भी अगर आप पढ़े, कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसके अंदर लिखा हुआ है भाई पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, तो पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है। कब बनता है, बिटवीन अमाइनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा बनता है बिटवीन अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो उसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो भी बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कहीं पे भी अगर पेप्टाइड बॉन्ड लिखा हुआ है तो मतलब दो अमाइनो एसिड के दरमियान वो बॉन्ड है। दो ग्लूकोज के मोनोमर के अंदर अलग बॉन्ड बन रहा होता है क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, उसके अंदर अलग बॉन्ड पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लिपिड्स के अंदर अलग बॉन्ड बनता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर अलग बॉन्ड बनता है। तो ये सारे चारों जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, उनके अंदर चारों के मोनोमर्स में अलग अलग बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो प्रोटीन के अंदर जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाया जाता है। अच्छा, तो अब ये पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास बनता किस तरीके से, पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास किस तरीके से बनता है, हमें एक चीज पता है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स हमारे पास उनकी कोई ना कोई खास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास अमाइनो एसिड, मैंने एक बात लिखी कि अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। नेचर के अंदर अगर मैं दुनिया की बात करूं तो नेचर के अंदर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20। टोटल नंबर ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये 20 अमाइनो एसिड्स मेरे पास डिफरेंट नाम के हैं, ठीक है। किसी का नाम एलेनिन है, किसी का नाम ल्यूसीन है, ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, डिफरेंट नेम्स है मेरे पास। टोटल कितने हैं, 20 है, ठीक है। अब ये 20 के 20 अमाइनो एसिड्स आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं आपको इस तरीके से एग्जाम्पल दूं कि मेरे पास, मैं भी इन 20 में से 4 अमाइनो एसिड ले रहा हूँ। एक अमाइनो एसिड मेरे पास, मैं बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट, आगे आगे पीछे होंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ एक तरीके से कि ये मेरे पास 20 अमाइनो एसिड थे, इसके अंदर से मैंने 4 अमाइनो एसिड उठाए। एक मैंने उठाया ये स्क्वायर वाला अमाइनो एसिड, एक मैंने उठाया ये ट्राइंगल वाला, एक मैंने उठाया ये स्क्वायर वाला, और एक मैंने उठा लिया ये पतला सा उठा लिया, ठीक है। ये मेरे पास टोटल कितने हो गए, 4 अमाइनो एसिड्स हैं। ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये मोनोमर की फॉर्म है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन चारों अमाइनो एसिड से एक चेन बनानी है या फिर एक पॉलीमर बनाना है।
तो मैं क्या करूंगा, इन चारों को आपस में जोड़ दूंगा। अब जब मैं इन चारों को आपस में जोड़ूंगा तो ये मेरे पास इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ट्रायंगल आ गया, सर्कल आ गया, और ये मेरे पास एक पतला सा आ गया। ये मेरे पास थोड़ा सा एक चौड़ा सा है, ठीक है। तो मैं अगर सही से बनाऊं तो ये मेरे पास आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये मेरे पास पॉलीमर बन गया एक। अब ये मेरे पास कहलाएगा क्या, प्रोटीन। ठीक हो गया, ये मेरे पास कहलाया प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर मैंने अमाइनो एसिड जोड़ के एक चेन बनाई है, तो वो बन गया प्रोटीन मेरे पास। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लिखूं, पहले मैं ट्राइंगल लगा दूं, फिर मैं स्क्वायर लगा दूं, फिर मैं सर्कल लगा दूं, और फिर मैं ये पतला वाला लगाऊं, तो भी मेरे पास प्रोटीन बनेगा। मोनोमर तो जुड़ रहे हैं ना आपस में, तो भी मेरे पास प्रोटीन बनेगा। अगर मैं पहले सर्कल लगा दूं, फिर ये पतला वाला लगा दूं, फिर मैं ट्रायंगल लगा दूं, और एंड में ये स्क्वायर लगा दूं, अभी भी मेरे पास ये क्या बनेगा, प्रोटीन ही बनेगा। इस तरीके से मैं इन चारों को जिस भी कॉम्बिनेशन में लगा दूं, ठीक है, कोई ना कोई प्रोटीन मेरे पास बन जाएगा। फर्क कहाँ पे आएगा, कि ये प्रोटीन जो होंगे ना, ये अलग प्रोटीन होगा, ये अलग प्रोटीन होगा, और ये अलग प्रोटीन होगा मेरे पास। ये हमारे पास यहाँ पे फर्क आ जाता है। अगर हमारे पास किसी एक कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बन रहा है, तो किसी दूसरी कॉम्बिनेशन से वही प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। अमाइनो एसिड तो मेरे पास 20 ही रहेंगे। देखिए अमाइनो एसिड मेरे पास, अगर आप गौर करें तो अमाइनो एसिड चारों वही थे, ये चारों के चारों अमाइनो एसिड यही है मेरे पास, लेकिन इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मैंने जब प्रोटीन बनाया, तो वो चारों के तीनों प्रोटीन अलग अलग प्रोटीन है मेरे पास, ठीक है। ये हमारे पास फर्क होता है इसकी अरेंजमेंट से। जो नायाब आपने जो सवाल पूछा था ना, कि इसकी अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी अरेंजमेंट से ये फर्क पड़ता है। मैंने अरेंजमेंट ये वाली रखी थी, मेरे पास ये प्रोटीन बन गया, ठीक है। ये अरेंजमेंट रखी मेरे पास, ये प्रोटीन बन गया। अगर मैं ये अरेंजमेंट रखता हूं तो मेरे पास कोई दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। अगर मैं ये अरेंजमेंट रखता हूं तो कोई और सा प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन में अमाइनो एसिड कितने होते हैं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड बेटा, अमाइनो एसिड्स मेरे पास डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी प्रोटीन बना रहे हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ 5 अमाइनो एसिड होते हैं, और कुछ प्रोटीन अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ प्रोटीन इतनी बड़ी भी होती हैं कि उनके अंदर हमारे पास 1000 से भी ज्यादा अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो ये मेरे पास डिपेंड करता है कि किस बॉडी पार्ट पे कौन सी प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन मेरे पास डिफरेंट साइजेस की होती है। जैसे कि मैंने बताया ना, कि डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास। अमाइनो एसिड मेरे पास 20 है, अमाइनो एसिड वही 20 की 20 रहेंगे, लेकिन उनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बनके अलग प्रोटीन बन जाएगी। अब एक और चीज मैं क्लियर करूं, कुछ बच्चों के जहन में ये भी बात आती है कि भाई अगर इस लाइन के अंदर मैंने एक बार स्क्वायर लिखा, तो मैं दोबारा स्क्वायर तो नहीं लिखूंगा ना। ऐसा नहीं होता, मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ। इसको इस तरीके से बना सकता हूँ कि मैंने एक दफा स्क्वायर लिखा यहाँ पे, फिर मैंने ट्राइंगल लगाया, फिर मैंने सर्कल लगाया, मैंने एक और बार स्क्वायर डाल दिया, मैंने एक और बार ट्राइंगल डाल दिया, मैंने फिर पतला वाला डाल दिया, मैंने फिर एक और सर्कल डाल दिया, ये भी मेरे पास प्रोटीन बनाएगा। है तो अमाइनो एसिड ही ना, जितने भी लेंथ में हो जाए, है तो टोटल 20 अमाइनो एसिड मेरे पास। तो वो 20 अमाइनो एसिड आप जिस भी कॉम्बिनेशन में रखते, कोई ना कोई प्रोटीन आपके पास बनेगा। इसीलिए हमारे पास अमाइनो एसिड सिर्फ 20 है, लेकिन जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं ना, वो लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। हर प्रोटीन एक दूसरे से अलग होता है, क्यों, क्योंकि ये अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन अलग अलग होती है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अलग अलग होती है हमारे पास। कभी मेरे पास कोई अमाइनो एसिड पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, कभी कभी वो स्विच हो जाएंगे। इसी तरीके से पूरी सीक्वेंस कभी कभी चेंज हो जाती है, कभी कभी नहीं, हर वक्त हर प्रोटीन में सीक्वेंस चेंज होती है आपके पास। ये चीज हमारे पास होती है, ठीक है। इसकी सीक्वेंस पे जब हमारे पास चेंजिंग आती है, तो इससे हमारे पास प्रोटीन भी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये चीज हमारे पास हो गई इसके अंदर, क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास इस तरीके से बनता है। अगर मैं आपको अमाइनो एसिड का सिर्फ स्ट्रक्चर बताऊं ना, मैं अगर सिर्फ अमाइनो एसिड की बात करूं, अब हमें जल्दी से जरा कवर करना होगा, या मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ अमाइनो एसिड की बात करूं कि भाई अमाइनो एसिड मेरे पास कोई है, ठीक है, कोई भी सभी मेरे पास अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का किस तरीके से होता है, कार्बन मेरे पास होता है बेसिक एलिमेंट, डन हो गया, ठीक है।
एक कार्बन की मेरे पास 4 वैलेंसी है, ये तो हमें कंफर्म है, ठीक है। एक वैलेंसी पे मेरे पास हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ठीक है। नीचे वाली वैलेंसी के ऊपर आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप क्या होता है ये मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। आर ग्रुप है, ये डैश का मतलब आर ग्रुप है। एक वैलेंसी के ऊपर यहाँ पे होता है COOH, ठीक है। एक वैलेंसी के ऊपर मेरे पास होता है NH2, ठीक है। ये मेरे पास हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं, ये COOH जो मेरे पास है, ये मेरे पास एसिड के अंदर मौजूद होता है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री के अंदर आपने कंपाउंड्स पढ़ोगे, जो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH, ठीक है। COOH उनका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये मेरे पास प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का एसिड पार्ट होता है। जो NH2 होता है मेरे पास, वो बेसिक होता है। तो ये जो है मेरे पास क्या हो गया, ये बेसिक पार्ट होता है अमाइनो एसिड का। ये चीज क्लियर हो गई। जो आर ग्रुप मेरे पास होता है ना, वो आर ग्रुप मेरे पास एक तरीके से आगे की चेन होती है, कि ये तो मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस आर ग्रुप के अंदर मैं आगे बारी बारी कार्बन लगाता जाऊं और हाइड्रोजन ऐड करता जाऊं, ठीक है। इस आर ग्रुप के अंदर एक कार्बन हो सकता है, उसके साथ एक और कार्बन भी जुड़ा हो सकता है, उसके साथ एक और कार्बन भी जुड़ा हो सकता है, उसके साथ एक और कार्बन। डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कितना बड़ा है मेरे पास। तो बाकी के सारे कार्बन आर ग्रुप के अंदर आएंगे। जो अल्फा कार्बन मेरे पास होगा ना, ये अल्फा कार्बन होता है। ये मेरे पास इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक पार्ट इसका एसिड का होता है, एक पार्ट इसका बेसिक का होता है। ये आपके पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये इसमें में हमारे पास हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर के होने के बाद हमारे पास ये आपस में जुड़ते कैसे? ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं आपको सही से बना के दिखाऊं, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक अमाइनो एसिड है, हाइड्रोजन, इधर यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, इधर मेरे पास COOH है। COOH इस तरीके से लगा हुआ होता है। C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे लगा होता है। केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से बना हुआ होता है। और ये तो मेरे पास R ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। मेरे पास दूसरा भी एक अमाइनो एसिड, मेरे पास दूसरा भी एक अमाइनो एसिड है। उसके यहाँ पे NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप में इस तरीके से लिख देता हूँ कि मेरे पास N है, और मेरे पास एक H यहाँ है, और एक H यहाँ है। ये भी NH2 बन गया, एक N है, दो H है, NH2 बन गया। और इस तरफ मेरे पास COOH है, जो होता है नॉर्मली। और इधर मेरे पास R ग्रुप है। ये मेरे पास दो अमाइनो एसिड है। कंफर्म हो गए, मेरे पास ये दो अमाइनो एसिड आ गए। अच्छा, अब इन दोनों अमाइनो एसिड को जोड़ना है हमें, क्योंकि हमें पॉलीमर बनाना है। ये दोनों अलग अलग मोनोमर है, हमें पॉलीमर बनाना है। हमें बीच में से ये लाइन हटा देनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जब हम ये बीच में से लाइन हटाएंगे ना, तो ये आपस में जुड़ने के लिए करीब आएंगे। जब ये आपस में जुड़ने के लिए करीब आएंगे, तो हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, इसको अगर मैं किसी दूसरे कलर से बना के दिखाऊं आपको, ग्रीन कलर से बना के दिखाता हूँ इसको। तो ये जब मेरे पास आपस में जुड़ने के लिए आएंगे, तो क्या चीज हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास जो कंडेंसेशन रिएक्शन, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जब दो चीजें जुड़ती हैं, तो जुड़ने की वजह से क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इधर मेरे पास क्या हो रहा है, एक OH और एक H यहां से निकल गया, ये पूरा H2O बन गया। ये H2O मेरे पास निकल जाता है, ठीक है। ये H2O निकल जाता है, और निकलने की वजह से हमारे पास क्या चीज बन जाती है एंड में, यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन इधर आ गया, ये NH2 मेरे पास ऐसे ही इधर है, ये R ग्रुप मेरे पास इधर है, यहाँ पे मेरे पास OH निकल गया, ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मेरे पास मौजूद है, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। यहाँ पे मेरे पास ये H निकल जाता है, तो ये नाइट्रोजन बच गया सिर्फ यहाँ पे। एक हाइड्रोजन इसका ये रहा, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये इसका R ग्रुप है, और ये मेरे पास COOH। ये चीज एच टू एस कॉपी हो गई। यहाँ से बीच में से ये वाला पार्ट मैंने उठा लिया, ये तो H2O का पार्ट था ना, ये वाला पार्ट मैंने रिमूव करा दिया। अब मेरे पास बीच में यहाँ पे खाली जगह बच गई। जो ये खाली जगह बच गई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड के बनने से क्या होगा, कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा। एक वैलेंसी यहाँ से, दो वैलेंसी यहाँ से, और चौथी वैलेंसी यहाँ से।
नाइट्रोजन अपनी 3 वैलेंसियां कंप्लीट कर लेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो मेरे पास क्या हो गया, ये 2 अमीनो एसिड जुड़ गए। ये जो बॉन्ड मेरे पास बना ना, ये पार्ट पे जो बॉन्ड बना, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आया आप लोगों को? ये पेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से बनता है हमारे पास, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड हमारे पास बन गया अमाइनो एसिड्स के, वो मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से बनता है। और H2O जो था मेरे पास, वो H2O मेरे पास साइड हो गया, ठीक है। ये मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से बना। ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम जो है, ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है, अब जो है हम बुक पे एक नजर देख लें। ये चीज हमारे पास हो गई। इस तरीके से हमारे पास लिंकेजेस होती है। इस लिंकेजेस को हम फर्दर डिटेल में थोड़ा कल डिस्कस कर लेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, इसको हम कल थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो पूछ लें अभी, वरना फिर इसके बाद हम करते हैं क्लास एंड।